Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 1 of class 11th physics, and our chapter name is physical world, भौतिक जगत। तो आइए डिस्कस करते हैं इस लेसन को। और पहला टॉपिक जो है वो है हमारा व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। सो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। तो मनुष्य हमेशा ही अपने आसपास के वर्ल्ड को, संसार को देखकर हमेशा ही जिज्ञासु प्रवृत्ति कर रहा है। द नाइट स्काई विद इट्स ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैज फैसिनेटिंग ह्यूमन्स सिंस टाइम इमेमोरियल। तो बहुत ही पुराने टाइम से जो नाइट के टाइम पे रात के समय में आसमान में डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं जो कि चमक रहे होते हैं। तो उन्होंने भी मनुष्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है कि उन सभी के बारे में वो नॉलेज गेन करे, उनके बारे में डिस्कवरी वगैरह करें। The regular repetition of day and night, the annual cycles of season, the eclipses, tides, volcanoes and rainbows have always been a source of wonder. तो कैसे हमारे डे और नाइट जो है, दिन और रात लगातार उनमें रिपीटेशन होता रहता है, कैसे हमारे जो सीजन है, ऋतुएं हैं, वो उनका एक वार्षिक चक्र होता है, एनुअल साइकिल्स होता है, कैसे जो हमारे ग्रहण है, ज्वार भाटा है, ज्वालामुखी है और हमारे जो इंद्रधनुष है, वो हमेशा ही एक आश्चर्य का सोर्स यहाँ पर रहा है कि मनुष्य इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ जो है इनके बारे में खोज करे, इनके बारे में जानने के लिए जो है उत्सुक रहे। द वर्ल्ड हैज़ एन एस्टोनिंग वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। हमारे संसार में बहुत एक तरह से एस्टोनिंग वेराइटीज़ है मटेरियल्स की, यानी कि ऐसे ऐसे मटेरियल्स प्रेजेंट हैं कि हम उनको देखकर एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड बिल्डिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर। और हमारे समाज में ऐसे जीवन और व्यवहार के जो है ऐसी विभिन्नताएं हैं जिसको देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है। द इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन्स माइंड हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द वंडर एंड एफ ऑफ नेचर इन डिफरेंट वेज। तो हमारा जो माइंड है, ह्यूमन माइंड है, जो कि एक तरह से इंक्वायरिंग और इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड है, तो उसने इन्हीं वंडर पर, इन्हीं आश्चर्यचकित घटनाओं पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है रिएक्ट किया है। वन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम हैज़ बीन टू ऑब्जर्व द फिजिकल एनवायरनमेंट केयरफुली। तो इन्हीं में एक रिस्पॉन्स क्या है कि अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को जो है अच्छी तरह से देखना, उसका परीक्षण करना। Look for any meaningful patterns and relations in natural phenomena and build and use new tools to interact with nature। और जो है एक मीनिंगफुल पैटर्न इनके बीच में, यानी कि एक ऐसा रिलेशन के बीच में खोजना जो कि मीनिंगफुल हो इन डिफरेंट डिफरेंट घटनाओं के बीच में। एंड प्रकृति के साथ जो है रिएक्ट करने वाले कुछ ऐसे टूल्स को वो बनाए, कुछ ऐसे चीज़ों को वो बनाए और उनको यूज कर सके, ताकि वो इन सभी की जो रिलेशंस है, ये सभी घटनाएं क्यों रही है, तो इन सभी के बारे में वो फाइंड कर सके। दिस ह्यूमन एंडेवर लेट इन कोर्स ऑफ टाइम टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उन्हीं सभी जो है मनुष्य के इन्हीं प्रयासों की वजह से आज जो हमारे सामने है वो है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम आज के टाइम पर ये सब पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ह्यूमंस ने हमेशा ही हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर रिएक्ट किया है। द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड शिंटिया मीनिंग टू नो। तो जो साइंस है, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, तो उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड से हुआ है जिसको शिंटिया बोलते हैं, और इसका मीनिंग होता है जानना। द संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड द अरेबिक वर्ड इल्म कन्वे सिमिलर मीनिंग। तो संस्कृत का जो वर्ड विज्ञान है और अरबी भाषा का जो वर्ड इल्म है, तो उसका मतलब भी यही होता है ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज। साइंस इज इन अ ब्रॉड सेंस इज एन एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज। तो साइंस अगर हम बात करें तो ये उतना ही पुराना है जितनी कि ह्यूमन स्पीसीज, मनुष्य जाति है। द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड मैनी अदर्स मेड विटाल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। तो मिस्र, भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया और वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ ने जो है विज्ञान की प्रगति में अपना एक बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। फ्रॉम द 16th century onwards, ग्रेट strides were made in science in
यूरोप। और 16वीं शताब्दी से ही यूरोप में साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है। बाय द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी साइंस had become a truly international enterprise with many cultures and countries contributing to its rapid growth। और 20वीं शताब्दी के मिड तक साइंस जो है एक महान कार्य एक तरह से बन गया था, जिसने मतलब इंटरनेशनल जो है डेवलपमेंट के लिए अनेक सभ्यताओं ने, अनेक देशों ने अपना रोल यहाँ पर प्ले किया, ताकि इसको एक जो है इसका इंटरनेशनली इसका डेवलपमेंट, इस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट किया जा सके। सो व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं। साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच एज डिटेल एज डेप्थ एज पॉसिबल। सो साइंस जो है नेचुरल फिनोमिनास यानी कि प्राकृतिक घटनाओं को विस्तृत और मतलब डिटेल्ड और डीप गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला एक जो है मीनिंगफुल अटेम्प्ट है, यानी कि एक हम बोल सकते हैं कि सुव्यवस्थित प्रयास है, यानी कि एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, ताकि हम प्राकृतिक परिघटनाओं को डीपली और बहुत ही विस्तृत रूप से हम समझ सकें। एंड यूज द नॉलेज सो गेन टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना, जिसमें इस प्रकार का जो अर्जित ज्ञान है उसमें हम जो है जो हमने अभी तक जो नॉलेज ली है उससे हम क्या कर सकें, उससे हम प्रिडिक्ट कर सकें, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकें एंड कुछ फिनोमिनास को हम कंट्रोल कर सकें। यानी कि हम साइंस में जो ज्ञान अर्जित करते हैं तो उससे हम क्या करेंगे, उससे हम जो भी हमारी प्रिडिक्शन है या कुछ भी हमें मॉडिफिकेशन करना है किसी परिघटना से रिलेटेड, किसी फिनोमिना से रिलेटेड, तो वो हम सब कुछ कर सकें। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो साइंस क्या है, सो साइंस इज एक्सप्लोरिंग, यानी कि किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जो है अन्वेषण करना, एक्सप्लोरिंग करना, उसके ऊपर हमें जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना एंड भविष्यवाणी करना। तो ये सब चीज़ें क्या है, साइंस। तो साइंस एक तरह से एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना एंड प्रिडिक्ट करना, ये सब मिला के क्या होता है, साइंस। द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, अनरेवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस। तो साइंस में क्या होता है कि हम वर्ल्ड के बारे में सीखें, ठीक है, प्रकृति के रहस्यों को हम जो है सुलझाएं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है साइंस की डिस्कवरी की तरफ, यानी कि हम क्या करें, जो हमारा वर्ल्ड है उसके बारे में हम जानने की जो है हमारे अंदर एक्साइटमेंट हो, हम हमारे नेचर के डिफरेंट जो रहस्य है, सीक्रेट्स है, उनके बारे में हम जाने, उनके बारे में हम सीखें, खोजें उनके बारे में। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ साइंस। द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स, दैट इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। तो साइंस में क्या क्या आता है, तो जो साइंटिफिक मेथड होता है यानी कि जो एक वैज्ञानिक विधि होती है, तो उसमें बहुत सारे जो है इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं। इंटरकनेक्टेड स्टेप्स कौन कौन से हुए, पहला है हमारा सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमें जो है पहले चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से ऑब्जर्व करना है। देन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित हमें उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना, रीजनिंग, हमें उसके बारे में जो है थिंकिंग करनी है। मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिर हमें उसका एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। देन उस फॉर्मूले के बेस पे हमें कुछ प्रिडिक्शन करनी है, फिर उस प्रिडिक्शन के बेस पे हमें डिसाइड करना है कि हमारा जो हमने जो चीज़ें सोची है क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ से हम करते हैं वेरिफिकेशन और
फाल्सिफिकेशन। तो ये सभी स्टेप्स होते हैं साइंस के अंदर। Speculation and conjectures also have a place in science, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observations and experiments. तो अगर हम कोई व्यक्ति कल्पना करे विदाउट किसी बेस पे, वो इमेजिनेशन करता रहे, वो अनुमान लगाता रहे, तो उसका भी साइंस के अंदर एक प्लेस उसमें उसको भी गिवन है। बट किसी भी साइंटिफिक थ्योरी को हम तभी एक्सेप्ट कर पाते हैं जब उससे रिलेटेड जो है उसे ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से उसको वेरीफाई कर दिया जाए। सो देर इज मच फिलोसफिकल डिबेट अबाउट द नेचर एंड मेथड ऑफ साइंस दैट वी नीड नॉट डिस्कस हेयर। तो नेचर, जो साइंस की नेचर है, और डिफरेंट जो मेथड्स साइंस के मेथड है, तो वो एक फिलोसफिकल डिबेट उस पर चलती है, तो जिसकी डिस्कशन हमें यहाँ पर नहीं करनी है। द इंटरप्ले ऑफ थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट इज बेसिस टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। साइंस इज एवर डायनेमिक। सो जो साइंस है उसमें क्या होता है, सिद्धांत और प्रेक्षण, यानी कि थ्योरीज होती सिद्धांत और ऑब्जर्वेशन होता है प्रेक्षण। उसका इंटरप्ले यानी कि उसका मिक्स होकर जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है, वो साइंस की प्रोग्रेस का बेस है। यानी कि साइंस में क्या होता है, थ्योरीज होती है, ऑब्जर्वेशंस होती है, और वही जो है वही मिलकर क्या बनाता है साइंस की जो प्रोग्रेस है उसका बेस। जो हमारी साइंस है वो क्या है, हमेशा गतिशील है, डायनामिक है। देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। तो साइंस में कोई भी सिद्धांत, कोई भी जो थ्योरी है वो फाइनल नहीं है, और जो है वैज्ञानिकों में कोई भी अथॉरिटी नहीं है, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने आप में उसको सब कुछ पता है, वो अपने आप में एक विशेषज्ञ है, ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। एज ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव्स इन डिटेल एंड प्रिसीजन और एक्सपेरिमेंट्स यील्ड न्यू रिजल्ट, थ्योरीज मस्ट अकाउंट फॉर दैम इफ नेसेसरी बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडिफिकेशन। तो जैसे जैसे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनके हमारे पास अलग अलग डेटाज आते हैं, उनके नए नए रिजल्ट आते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो है यहाँ पर न्यू मॉडिफिकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर अल्टीमेट ट्रूथ कुछ भी नहीं है। Sometimes the modification may not be drastic and may lie within the framework of existing theories. कई बार ये भी होता है कि जो ये मॉडिफिकेशन है ये इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा ड्रास्टिक ये नहीं होते हैं, तो भी यहाँ पर क्या होता है कि जो फिर भी कहाँ पे लाई करते हैं, जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उनके फ्रेमवर्क में। यानी कि ये संशोधन इतने प्रबल भी नहीं होते हैं, फिर भी सुप्रचलित ढांचों, सिद्धांत के ढांचों में भी हो सकते हैं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है वो उनमें भी हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये अपने आप में एक नई जो है यहाँ पर नई एडवांसमेंट हो, नए जो है मॉडिफिकेशन हो। तो ये हो सकता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल व्हेन Johannes Kepler 1571 to 1630 examined the extensive data on planetary motion collected by Tycho Brahe, the planetary circular orbit in heliocentric theory imagined by Nicholas Copernicus had to be replaced by elliptical orbit to fit the data better। तो यहाँ पर जो है एक रिजल्ट यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही जोहान्स केपलर ने टाइको ब्राहे के डेटा को एग्जामाइन किया, उसने जो भी डेटा प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड एक्सटेंसिव उसका जो डेटा था उसको उसने केपलर ने उसको ऑब्जर्व किया, एग्जामाइन किया। देन फिर उसने क्या किया, जो निकोलस कोपरनिकस ने अपनी थ्योरी दी हुई थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी,
जो कि सर मतलब उसने बोला था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो है मोशन की होती है, तो उसको कैपलर ने रिप्लेस कर दिया किससे, इलिप्टिकल ऑर्बिट से, ताकि जो टाइको ब्राहे का जो डेटा है वो यहाँ पर उसको बेटर लगा और वो अच्छे से उस वहाँ पर फिट हो रहा था। यानी कि जो चीज़ें हम मान रहे थे कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही ये मोशन करते हैं, ठीक है, तो इसको चेंज किया इलिप्टिकल ऑर्बिट से, यानी कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन जो है वो एग्जिस्टिंग डेटास में भी हो सकती है ओकेजनली। However, the existing theories is simply unable to explain new observations। तो हो सकता है कि कई बार जो नए सिद्धांत होते हैं, जो नए नए ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो पहले वाली थ्योरीज को अच्छे से एक्सप्लेन भी ना कर पाए। सो दिस कॉजेज अ मेजर अपहीवल इन साइंस। तो इससे क्या होता है, तो यही जो प्रेक्षण होते हैं, यही जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, यही मेन यहाँ पर एक तरह से क्रांति का कारण बनते हैं, यानी कि यहीं से एक नया इतिहास रचना स्टार्ट हो जाता है। सो इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट वॉज रियलाइज्ड दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स टिल then a very successful theory could not explain some of the most basic features of atomic phenomena। तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यहाँ पर ये अनुभव किया गया कि उस समय जो सबसे फेमस जो थ्योरी थी न्यूटन की, जो सबसे फेमस थ्योरी थी न्यूटन मैकेनिक्स, तो वो कुछ एटॉमिक फिनोमिनास के कुछ लॉज को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यानी कि जो एटम्स से रिलेटेड जो भी फिनोमिनास थे तो उनके कुछ वहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने में वो यहाँ पर फेल हो गई। सिमिलरली द देन एक्सेप्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपरली। और इसी प्रकार जो हम मानते थे कि जो हमारी जो लाइट है उसका वेव नेचर है, तो ये भी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में एक तरह से फेल हो गई। सो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ a radically new theory to deal with atomic and molecular phenomena। तो यहाँ से ही क्या हुआ, इस एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है। जस्ट एज अ न्यू एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट एन अल्टरनेटिव थियोरेटिकल मॉडल, अ थियोरेटिकल एडवांस में सजेस्ट व्हाट टू लुक फॉर इन सम एक्सपेरिमेंट। जिस प्रकार कोई नया जो एक्सपेरिमेंट होता है वो किसी अल्टरनेटिव थियोरेटिकल मॉडल को जो है सजेस्ट करता है, ठीक उसी तरह से जो एक थियोरेटिकल एडवांसमेंट है वो भी, उससे भी बहुत सारे सुझाव मिल सकते हैं कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या नए एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, नई चीज़ें क्या क्या हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कर सकते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट of scattering of alpha particles by Goldfall in 1911 by Ernest Rutherford establishes the nuclear model of atom, which then became the basis of quantum theory of hydrogen atom given in 1913 by Niels Bohr। तो उसी तरीके से जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिसने 1871 से 1937 जो इनका लाइफ स्पैन रहा है, उनके द्वारा 1911 में क्या हुआ, गोल्ड फॉइल पर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया एंड इससे क्या हुआ कि एक न्यूक्लियर मॉडल को इन्होंने एस्टेब्लिश किया, एटम के न्यूक्लियर मॉडल को, और जो बाद में क्या बना, एक हम बोल सकते हैं कि एक बेस बना क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। यानी कि जो नील्स बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए जो क्वांटम थ्योरी दी थी, तो उसके सिद्धांत के लिए ये एक तरह से पूरा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है एक बेस की तरह इसने काम किया। सो ऑन द अदर हैंड द कंसेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड थियोरेटिकली बाय पॉल डायरेक in 1930 and confirmed 2 years later by experiment discovery of positron by कार्ल एंडरसन। दूसरी ओर जो पॉल डायरेक है उन्होंने 1930 में एक
उन्होंने थ्योरी जो थ्योरेटिकली है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि कुछ ना कुछ एंटी पार्टिकल भी होता है, जिसके 2 साल बाद कार्ल एंडरसन ने एक एंटी पार्टिकल जो कि पोजिस्ट्रॉन है, ठीक है, तो एंटी इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल होता है तो उसकी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली उसकी डिस्कवरी भी कर दी। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो नया प्रयोग होता है, ठीक है, वो किसी मॉडल को प्रस्तावित कर सकता है, और ठीक उसी तरीके से कोई सिद्धांतिक प्रगति से यह सुझाव मिल सकता है कि हम उस प्रयोग में क्या क्या नए नए परीक्षण करें, ठीक है। तो बेसिकली यही इसका मीनिंग है। सो physics is a basic discipline in the category of natural sciences, तो which also include other discipline like chemistry and biology। तो जो फिजिक्स है वो एक तरह से हमारी नेचुरल साइंस के बेसिक डिसिप्लिन में से एक कैटेगरी है। इसके अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इंक्लूड होते हैं। द फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। फिजिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है नेचर या प्रकृति। इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट इज भौतिकी दैट इज यूज टू रेफर टू द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। और इसका जो संस्कृत में इसका मीनिंग होता है भौतिकी, जिसका एक तरह से जिसका उपयोग हम करते हैं ताकि हम फिजिकल वर्ल्ड में हम डिफरेंट स्टडी कर सकें। ए प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। और इसकी हम एक मोटी हम एक डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही तो ये ज़रूरी है और ना ही ये डेफिनेशन पॉसिबल है। वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिजिक्स एज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनास। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी फिजिक्स है वो क्या है, वो नेचर के बेसिक लॉज की स्टडी है। यानी कि हम नेचर के जो बेसिक लॉज होते हैं, मूलभूत लॉज होते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और हमारे जो अलग अलग नेचुरल फिनोमिनास है उनकी जो है अभिव्यक्ति हम इस सब्जेक्ट में कर पाएंगे। सो द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन द नेक्स्ट सेक्शन। हियर वी रिमार्क ऑन टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, यूनिफॉर्म एंड रिडक्शन। तो भौतिकी फिर जो फिजिक्स है उसका स्कोप क्या है, यानी कि उसके डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कितना मतलब इसमें हमें पढ़ना है, तो इसका नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर डिस्कशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फिजिक्स के 2 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शन। So in physics we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of few concept and laws। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हम जो है कुछ कंसेप्ट और कुछ लॉज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द एफर्ट इज टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एंड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डोमेन्स, डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशंस। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम डिफरेंट सो इसका मेन पर्पस यही होता है कि हम क्या करें, फिजिक्स के डिफरेंट डोमेन्स और कंडीशंस को हम एक यूनिवर्सल लॉज की हेल्प से, यानी कि हमारे पास एक यूनिवर्सल लॉ हो जिससे हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है वो जो कि न्यूटन ने उसको एक्सप्लेन किया था, तो उसमें क्या है कि वही अकेला लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो एप्पल है वो ग्राउंड पर वो गिरा था, कैसे जो है मून की मोशन होती है अराउंड द अर्थ, और कैसे जो अराउंड द सन अलग अलग प्लैनेट्स मोशन करते हैं। सिमिलरली द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि मैक्सवेल इक्वेशंस है गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास। और इस तरीके से जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास को वो एक्सप्लेन कर पाती हैं। द अटेम्प्ट टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर रिफ्लेक्ट द सेम कॉस्ट फॉर यूनिफिकेशन। यानी कि यूनिफिकेशन का मीनिंग ही यही होता है कि हम डिफरेंट फिनोमिनास को कुछ यूनिफाइड जो है लॉज की हेल्प से हम उनको एक्सप्लेन कर पाएँ।
A related effort is to drive the property of bigger, more complex system for the properties and interaction of its constituent simpler particle. This process is called reductionism. So पहला हमारा था यूनिफिकेशन और सेकंड हमारा क्या है, रिडक्शनिज्म. मतलब क्या है कि जो बिगर प्रॉपर्टीज है या जो मोर कॉम्प्लेक्सिस जो प्रॉपर्टीज है किसी भी सिस्टम की, वो एक तरह से जो हमारे सिंपलर पार्ट्स है उसी चीज़ के जो सिंपलर पार्ट्स, तो उन सिंपलर पार्ट्स से हम बड़ी चीज़ों को या जो मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको हम ड्राइव करें. ठीक है, तो यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो एक तरह से सिस्टम है, ठीक है, या उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी हेल्प से हम बड़ी और मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ को हम ड्राइव कर पाएँ. सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म और हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनीकरण एंड इज एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स. और ये जो है फिजिक्स के हार्ट में, मतलब फिजिक्स में यही सब होता है. फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेवलप्ड इन द 19th century डील्स विद बल्क सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एक्सेट्रा. तो उदाहरण के लिए 19th century में जो एक सब्जेक्ट जो है वो ड्राइव हुआ था यहाँ पर, थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बल्क जो सिस्टम है उससे डील करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपीज. ठीक है, सब्सिक्वेंटली द सब्जेक्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इंटरप्रेटेड दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बल्क सिस्टम. एंड इन द सेम सेंस जो हमारे काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जो सब्जेक्ट हैं उनमें इन्हीं क्वांटिटीज़ को, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी वगैरह को जो है इंटरप्रेट किया गया एज द प्रॉपर्टी ऑफ मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बल्क सिस्टम. यानी कि मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज के रूप में इसको एक्सप्लेन किया गया था. इन पर्टिकुलर द टेम्परेचर वॉज सीन टू बी रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम. और हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो टेम्परेचर है उसको रिलेट किया गया टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम. यानी कि जो तापमान है या टेम्परेचर है उसको एटम्स की एवरेज एनर्जी के से रिलेटेड, मतलब उसको फाइंड किया गया. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स.